नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं का षष्ठः पाठः सुभाषितानि पढ़ेंगे। सुभाषितानि आप भी 6th क्लास से पढ़ते आए होंगे। इसका अर्थ होता है सुंदर बातें, जो कि हमारे संस्कृत साहित्य में तो भरी पड़ी है और यहाँ पर हमारे संस्कृत साहित्य के अलग अलग ग्रंथों से ये श्लोक संकलित हैं। तो आइए हम इसका प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला श्लोक जो है, हो सकता है ये आपने अपनी छोटी कक्षाओं में 6th-7th में भी पढ़ा हो। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। आइए अब इसके अर्थ की ओर चलते हैं और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर आपके बुक में ही साथ में यहाँ पर अन्वय दिए हुए हैं, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका अर्थ, मनुष्याणाम शरीरस्थः महान शत्रुः आलस्यम। मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है आलस, यानी कि लेजीनेस। उद्यम समः बंधुः न अस्ति। परिश्रम के समान और कोई मित्र नहीं होता। यम कृत्वा, जिसको करके मनुष्यः न अवसीदति, मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। देखिए, हम सब जानते ही हैं कि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में कोई भी हमें कार्य करना हो तो क्या चीज हमें रोकती है? हमारा आलस, हमारी लेजीनेस। जैसे कोई भी टारगेट फुलफिल करना है, कोई डेडलाइन है, जैसे आप बच्चों को कोई एक्टिविटी सबमिट करनी होती है, पढ़ाई एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है, तो बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बिल्कुल टाइम को फॉलो करते हैं कि अगर सपोज अगले महीने की 10 तारीख से एग्जाम है तो वो आज से जुड़ जाएंगे, 1 महीने पहले तैयारी शुरू कर देंगे। लेकिन अधिकतर क्या करते हैं छात्र, अभी तो है टाइम, पढ़ लेंगे ऐसे करके टालते रहते हैं। अच्छा, यही आदत बन जाती है जब हम बड़े होते हैं। ये सिर्फ छात्रों के साथ नहीं है, बहुत से लोग, अधिकतर लोग ऐसे होते हैं हम में से, जो कार्य को टालते रहते हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, इस तरह से हम अपना आलस, ये सिर्फ आलस ही होता है जो हमें रोकता है कार्य को करने से। इसीलिए वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और आप देखेंगे इसके विपरीत सबसे बड़ा मित्र क्या है? परिश्रम। और इसको करके कभी मनुष्य दुखी नहीं होता। हालांकि परिश्रम करते समय हमको हो सकता है ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े, स्ट्रेन करना पड़े, लेकिन उसका फल हमेशा अच्छा होता है, मीठा होता है। तो यही तो डिफरेंस होता है ना, जो सक्सेसफुल हैं और जो नॉट सो सक्सेसफुल हैं। क्या रीजन है? अब ये सिर्फ स्टूडेंट लाइफ के लिए नहीं है। हालांकि अब आपको ये चीजें दिखाई देती होंगी कि एक आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है, उसके हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो एवरेज ही कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का जो एफर्ट होता है वो अपने आलस को त्याग कर मेहनत करता है, इसीलिए। और आजकल मेहनत में स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखें सक्सेसफुल पीपल भी, जो लोग बड़ा नाम कमा चुके हैं किसी भी फील्ड में, आप किसी को भी ले लीजिए, वो किस कारण से है? क्योंकि उन्होंने अपने आलस को दूर किया और अपने एरिया में, चाहे वो क्रिकेट हो, सचिन तेंदुलकर को आप ले लीजिए, और कोई एक्टर हो, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, आप कोई भी फील्ड हो, या कोई और आप स्पोर्ट्स ले लीजिए, मैरी कॉम ले लीजिए, आप किसी को भी लीजिए, मिल्खा सिंह, इन लोगों ने आलस को दूर किया और बहुत मेहनत की, तभी तो वो अपना नाम कमा पाए। इसीलिए परिश्रम के समान और कोई मित्र नहीं होता। तो हम सोचते ये हैं, देखिए, कि आलस है यार, छोड़ो पढ़ाई क्या करनी है, टीवी देख लेते हैं, आराम कर लेते हैं। लेकिन वो चीज शुरू में हो सकता है हमें अच्छी लगे, लेकिन उसका फल कभी भी अच्छा नहीं होता। जैसे इंग्लिश में कहते हैं, सम ऑफ द थिंग्स आर पॉइजन इन द बिगनिंग एंड नेक्टर इन द एंड। तो दैट अप्लाइज फॉर हार्ड वर्क ऑल्सो। परिश्रम भी शुरू में कड़वा लगता है पर उसका फल मीठा होता है। एंड सम ऑफ द थिंग्स आर नेक्टर इन द बिगनिंग एंड पॉइजन इन द एंड। जैसे कि आलस शुरू में बहुत अच्छा लगता है कि आराम करो, टीवी देखो, पार्टी करो, लेकिन उसका फल क्या होता है? फिर हमारे ऊपर बोझ पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है और हम अपने काम को डिले करते जाएं तो नुकसान हमारा है। तो इसीलिए हमेशा जीवन में याद रखना है कि आलस हमें त्याग कर मेहनत करनी चाहिए, उसका फल हमेशा मीठा ही होता है। ठीक है, आइए अब इसके आपको वीडियो के साथ ही नोट्स मिल जाएंगे।
अब देखिए इस जैसे श्लोक में संधि आ रही है, शब्द है न अस्ति उद्यम समः। तो यहाँ पर ये कैसे बना है, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समः। तो यहाँ पे अ और अ जुड़ा, दीर्घ संधि हो गई, और ई और उ जुड़ा, यू बन गया, यण संधि। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए है। हो सकता है कुछ चीजें आपकी संधि में इस बार सिलेबस में ना हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। न अवसीदति, अ और अ जुड़कर आ बन गया, दीर्घ संधि। ये आपको समझाया जा रहा है ताकि आपको ये शब्द समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, संधि में क्या होता है, शब्दों के वर्णों का मेल होता है। समास में दो शब्द जुड़ते हैं और बीच की विभक्ति गायब हो जाती है। ये पर्टिकुलर आपको जैसे जैसे आते जाएंगे समास बताती जाऊंगी मैं। शरीरस्थः, ये है शब्द, इसका अर्थ है शरीरे स्थितः, मतलब शरीर में स्थित। अब ये तत्पुरुष समास है जिसमें विभक्ति गायब हो जाती है और शब्द जुड़ जाता है। सप्तमी विभक्ति है, इसको आप अगर स्प्लिट करेंगे, विग्रह करेंगे, ये है सप्तमी, और जब इसको जोड़ देंगे ये विभक्ति गायब हो गई है। और ये स्पेशल एक शब्द है, ऐसे बहुत से शब्द आपको मिलते हैं। तटस्थः, तटे स्थितः, देहस्थः, देहे स्थितः। तो ये विभक्ति गायब हो गई, इसको जोड़ दिया हमने, बन गया शरीरस्थः। ठीक है, और यहाँ पे दो अव्यय शब्द, एक ही अव्यय शब्द आया है ही, क्योंकि अव्यय शब्द आपके सिलेबस में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला श्लोक। आइए अब चलते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। ठीक है, जैसे आपको बताया पीछे अन्वय दे रखे हैं, तो हम इसी में से समझ लेते हैं कि एक गुणवान व्यक्ति ही दूसरे के गुणों को समझ सकता है, और ऐसा गुणहीन व्यक्ति नहीं कर सकता। बलवान व्यक्ति ही बल को समझता है, दूसरे का जो बल होता है। निर्बल व्यक्ति बलहीन व्यक्ति नहीं समझ सकता। जैसे कि पिकः वसंतस्य गुणम न वायसः, कोयल ही वसंत ऋतु का गुण जानती है, कौवा नहीं। करीच सिंहस्य, और हाथी शेर के बल को जानता है, चूहा नहीं। तो जैसे आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, एक जौहरी ही हीरे की परख कर सकता है। उसी तरह से इस दुनिया में क्या होता है कि एक व्यक्ति जिसके अंदर खुद गुण है, वही दूसरे व्यक्ति के गुणों को समझ सकता है, उसका पारखी बन सकता है। एक व्यक्ति जिसमें खुद ही कोई गुण नहीं है, वो दूसरे के गुणों को कैसे पहचानेगा। ठीक है, ऐसे ही जिसके अंदर बल है, खुद उसमें बल है, तो वो दूसरों का बल पहचान सकता है। बलहीन व्यक्ति नहीं समझ सकता। अब एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि वसंत ऋतु की महत्व को कोयल पहचानती है, तो वो उसमें गाती है, कौवे को थोड़ी पता है उसका महत्व। उसी तरह से एक हाथी शेर के बल को पहचानता है, चूहा थोड़ी पहचान सकता है। ठीक है, अब इसका अर्थ है, आप सोचेंगे चूहा तो पहचान सकता है, मतलब वो जानता है कि हाँ शेर में इतना बल है, लेकिन उससे निपटने की शक्ति, उसके बल को वाकई में उसकी परीक्षा लेके उसके टक्कर देने के लिए कौन है, हाथी। और जैसे वसंत ऋतु का उपयोग, उसके गुण को समझ के उपयोग करने की शक्ति कोयल में है। कौवे को पता है, ठीक है अच्छा मौसम है वसंत ऋतु, लेकिन वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, उसकी कां कां को कौन सुनेगा। इसी तरह से एक गुणवान व्यक्ति जब दूसरे के गुणों को समझता है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, जैसे आपकी कक्षा में आपकी अध्यापिका या कोई भी आपको इम्पोर्टेंट पोस्ट मिले स्कूल में, जैसे 10th में काउंसिल मेंबर्स होते हैं, या कोई भी इम्पोर्टेंट आपको टास्क दिया जाता है आपकी अध्यापिका के द्वारा, क्योंकि वे आपको आपके गुणों को समझते हैं। कोई गुणहीन व्यक्ति थोड़ी समझता है। कई बार आप लोग सोचते होंगे, कोई सिचुएशन आती है हम लोगों की लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, कि हम सोचते हैं पता नहीं इनको हमारे गुणों का पता ही नहीं चलता। भाई जो सच्चा पारखी व्यक्ति है ना, वो आपके गुणों को जरूर पहचानता है। ठीक है, अगर अभी नहीं तो कभी ना कभी आपके गुणों को पहचाना जाएगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, कभी भी निराश ना हो आप। तो एक सही गुण पहचानने वाला व्यक्ति दूसरे के गुणों को पहचान कर उसके हिसाब से उसको अपनी टक्कर से कार्य देता है, जैसे उसका उपयोग करता है।
ठीक है, इसी तरह से सेम सिचुएशन एक बलवान व्यक्ति ही दूसरे के बल को समझ सकता है। ठीक है, अब जैसे महाभारत में था अर्जुन और कर्ण, इनका आपस में था, टक्कर के थे वो, इसीलिए। ठीक है, और भीम और दुर्योधन ये टक्कर के थे, तो वही व्यक्ति पहचान सकता है उनके गुणों को। तो यही चीज बताई गई है कि सही पारखी जो होता है वह दूसरे के गुणों को पहचान लेता है। अब देखिए यहाँ पे इसका अर्थ दिया गया है, इसका व्याकरणात्मक कार्य भी देख लेते हैं। समास निर्गुणः, इसका अर्थ है निर्गतः गुणः यस्मात् सः, ये बहुव्रीहि समास है। निर्बलः भी ऐसे ही है, निर्गतम बलम यस्मात् सः, जिसमें से बल निकल गया हो, जिसमें से गुण निकल गए हों। जहां पर भी ये यस्मात् सः, यस्य सः आता है वो बहुव्रीहि होता है, ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, यहाँ पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आया है। अच्छा, कभी कभी ऐसा ही शब्द आपको अव्ययी भाव में मिलेगा, वो होगा निर्बलम या निर्गुणम। ठीक है, उसमें आप ध्यान रखिएगा, वहां जब शब्द आए तो आपको लिखना है बलस्य अभावः। अब पहचान कैसे करेंगे? अव्ययी भाव में हमेशा शब्द अव्यय बन जाता है, इसलिए पीछे इसमें म लगता है, फलम के जैसे। यहाँ पे क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है, सो इससे हमें पता चलता है कि ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है, और यहाँ पर अव्यय शब्द है न और च, संधि है जैसे ये गुणम वेत्ति, बलम वेत्ति, गुणम न, इन सब में मो अनुस्वारः यानी माँ का अनुस्वार बन गया है। तो यदि इसका हम विच्छेद करेंगे तो गुणम वेत्ति, ये जो म है इसको हम अनुस्वार में चेंज करके लिखते हैं जब इसके सामने व्यंजन आता है। ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, मैंने पहले की चैप्टर्स की वीडियोस में भी बताया है, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। त्वम पठसी, अहम पठामी, तो आप देखते थे बुक्स में कभी ये लिखा हुआ है कभी ये। उसका रीजन यही था कि ये म को अनुस्वार में भी परिवर्तित हम कर सकते हैं। यही चीज इसमें भी है। ठीक है, निर्गुणो बलि, यहाँ पर खोलेंगे शब्द को, विच्छेद करेंगे तो निर्गुणः बलि, विसर्ग का ओ बन जाता है क्योंकि यहाँ पर ये वर्ग का तीसरा व्यंजन है। ठीक है, प फ ब तीसरा व्यंजन है, इसीलिए ये विसर्ग बन गया उ, और वो उ ओ में परिवर्तित हो जाता है। इसको उत्व संधि कहते हैं। सिंपल है, जब भी आप देखेंगे ऐसे दिया हुआ है, व्यंजन है यहाँ पर, तो इसको ओ बना दीजिए बस। पिको वसंतस्य, पिकः वसंतस्य, विसर्ग के सामने व आया है तब भी ये विसर्ग उ बनकर फिर आखिर में ओ बन जाता है, उत्व संधि बोलते हैं, पिको वसंतस्य। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 श्लोक। इसके साथ ही आपको वीडियोस के साथ ही नोट्स मिल जाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले 2 श्लोकों के साथ। धन्यवाद।